हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अगस्त काम्टे के बारे में डिस्कस करेंगे और अगस्त काम्टे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे डिटेल में। और अगस्त काम्टे जो है वो हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम में दिए हुआ है सिलेबस में। तो स्पेशली ये वीडियो जो है पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ही है। तो आप लोग अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने को मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारे थिंकर के वीडियोस भी हैं, आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जो है ये भी बताना है कि ये जो भी है ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो इसे मतलब इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं इसे जो है अलग से टाइप करके आप लोगों के सामने जो है पूरा वीडियो लाऊं। तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट अपने नोट्स से ही जो है पढ़ने वाली हूँ, या हम सीखने वाले हैं। क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। और नोट्स में भी बहुत अच्छे से क्लियर आपको हर चीज़ें दिख जाएंगी। तो और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगस्त कामटे के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगस्त कामटे जो हैं तो ये कौन से स्कूल से संबंधित हैं। तो ये फंक्शनलिज्म से संबंधित हैं। इनको हम फंक्शनलिस्ट बोल सकते हैं, यानी प्रकारवादी। और दूसरा, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1798 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1857 में। उसके बाद देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है समाजशास्त्र के जनक, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता। अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस के मोंटेपेलियर के एक कैथोलिक परिवार में सन 1798 में हुआ था। तो ये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी। जो जो पॉइंट मेन है आप उसे नोट कर सकते हैं। आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, तो आप वो चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, कांट बचपन में बेंजामिन फ्रैंकलिन से प्रभावित हुए, जिन्हें अपने आधुनिक सुकरात की संज्ञा दी। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से प्रभावित थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद एवं समाजशास्त्र दोनों का प्रणेता माना जाता है। तो सेंट साइमन कौन थे, इनके गुरु थे। आप सबको पता होगा अगर आपने समाजशास्त्र का विकास का जो है पढ़ा होगा। हम उसको भी मतलब आगे जो है लेकर के आएंगे वीडियो उस पर भी, लेकिन अभी हम केवल थिंकर्स के वीडियो पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1750 और 60 और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 को उत्तरदायी माना जाता है। इन दोनों क्रांतियों के फलस्वरूप यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तन हुआ। और इसके पश्चात ही सेंट साइमन के मन में एक ऐसे नवीन सामाजिक विज्ञान को जन्म देने का विचार आया, जिसके द्वारा मानवीय घटनाओं एवं अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। और इसी नवीन जो है इसी वैज्ञानिक अध्ययन मतलब किया जा सके, इस नवीन विज्ञान को सेंट साइमन ने सामाजिक जीव विज्ञान, सोशल बायोलॉजी की संज्ञा दी। यानी जो फ्रांस की औद्योगिक क्रांति और जो है राजनैतिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड की, तो इन दोनों क्रांतियों के पश्चात जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था, तो उसको समझने के लिए सेंट साइमन के मन में विचार आया कि क्यों ना मतलब ऐसे विज्ञान से अध्ययन किया जाए जिससे कि पता चल सके कि ये परिवर्तन एक बारगी क्यों आया है और इसके पीछे कारण क्या है। तो इसीलिए उन्होंने जो चीज़ें सोची, तो उन्होंने एक जो विज्ञान, तो उसे उन्होंने सोशल बायोलॉजी यानी सामाजिक जीव विज्ञान की संज्ञा दी थी सेंट साइमन ने। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट, अपने गुरु के विचारों को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए अगस्त काम्टे ने इस नवीन विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। तो जो इनके गुरु थे सेंट साइमन, उन्होंने जो विचार रखा कि वो इस तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य थे अगस्त काम्टे थे। तो अगस्त काम्टे ने उनके विचारों को मूर्त रूप दिया, अपने गुरु के विचारों, क्योंकि उनको उनके जो गुरु थे वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि अकेले सब कुछ कर पाते, क्योंकि उनकी जो एज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए इन्होंने अगस्त काम्टे ने जो है उनके विचारों को मूर्त रूप दिया और सामाजिक भौतिकी नाम से उन्होंने एक नवीन विज्ञान का नामकरण किया। लेकिन इससे पहले बेल्जियम के वैज्ञानिक जो क्वेटलेट थे, उन्होंने सांख्यिकी अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग कर चुका था। और इसीलिए कांट ने सामाजिक भौतिकी का नाम छोड़ करके लैटिन शब्द सोसियस और ग्रीक शब्द
लोगस को मिला करके सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की रचना की 1838 में और समाजशास्त्र के जनक कहलाए। यानी जो उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द रखा था, नाम रखा था, तो उसे जो है क्वेटलेट ने पहले ही कहीं पे यूज कर लिया था या फिर चुरा करके यूज किया था किस तरीके से, तो वो इसी वजह से काउंट ने इसे चेंज करके सामाजिक भौतिकी को चेंज करके उन्होंने समाजशास्त्र शब्द रखा और इन्होंने इसे दो भाषाओं से लिया था, यानी ग्रीक शब्द से लोगस और इन्होंने लैटिन शब्द से सोसियस लिया था। अगला पॉइंट देखिए, इस नवीन विज्ञान को कांट ने सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान कहा। तो ये इनकी परिभाषा भी है, पूछता है कि सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान समाजशास्त्र को किसने कहा, तो ये कांट ने कहा। अगला पॉइंट है, कांट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा। यह भी इंपॉर्टेंट है, विज्ञानों की रानी कौन कहता है। फिर अगला पॉइंट है, ब्रिटिश समाजशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस नवीन विज्ञान की आलोचना करते हुए इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा और इसके स्थान पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव दिया। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इन्होंने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान क्यों कहा, क्योंकि कांटे ने उसे दो भाषाओं से लिया था, लैटिन और ग्रीक, तो इसीलिए इन्होंने कहा था। और इनका कहना था स्टुअर्ट मिल का कि समाजशास्त्र की जगह पे इसे इथोलॉजी शब्द मतलब रखना चाहिए, कहना चाहिए। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो है इस तरीके से आप एक कहानी की तरह याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रहेंगी। और इसके अलावा जो अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के 3 उद्देश्य बताए थे। इन्होंने बताया था कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, दूसरा इन्होंने बताया था कि विज्ञानों के विज्ञान के रूप में विभिन्न विज्ञानों के कार्यों का समायोजन करना, तीसरा इन्होंने बताया था सामाजिक पुनर्गठन में योग देना। तो ये इन्होंने विज्ञान के समाजशास्त्र के 3 उद्देश्य बताए थे। आगे चलिए देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, देखिए अगस्त काम्ट की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो पहला है पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 1842, जो कि 6 खंडों में आई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी इनकी जो है कृति वो किस खंड में आई थी, कितने खंडों में। दूसरा है पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1954, ये आई थी 4 खंडों में। फिर तीसरा है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आई थी 1856 में। और चौथा है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये इनकी 4 जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको हम अभी आगे देखेंगे। अगला आगे देखिए, अगस्त काम्ट की समाजशास्त्र को देन, यानी इन्होंने समाजशास्त्र में अपना जो है कौन सा योगदान दिया है। पहला है चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, तो ये इनका है कॉन्सेप्ट। दूसरा है विज्ञानों का संस्करण, तो इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस बताई है। तीसरा है प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म, इसके जन्मदाता माने ही जाते हैं। फिर चौथा है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, तो ये भी इनका जो है। और चौथा है, पांचवा है मानवता का धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इनका जो ये मेन चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगस्त काम्टे से संबंधित। आगे देखिए, तो पहला जो इनका सिद्धांत है चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, वो क्या है उसको देखते हैं, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो देखिए कांट ने लिखा है कि हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा जो है वो 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिन्हें हम आध्यात्मिक अवस्था, तात्विक या अमूर्त अवस्था, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था कहते हैं। तो इन्होंने जो 3 अवस्थाओं का नियम बताया, तो इनका कहना है कि प्रत्येक जो है मनुष्य वो इन 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और इसी से सामाजिक परिवर्तन होता है। इससे संबंधित हमने कल एक क्वेश्चन भी देखा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आगे देखिए अगला पॉइंट, तो इन्होंने आध्यात्मिक अवस्था बताया है। तो आध्यात्मिक अवस्था क्या है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। कार्य कारण की व्याख्या धार्मिक अथवा कल्पना के आधार पर करना, यानी जो कार्य कारण की व्याख्या होती है यानी धर्म को महत्व देना यहाँ पे, तो वो हमारा आध्यात्मिक अवस्था हो जाएगा। अलौकिक सत्ता में विश्वास, तो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक अवस्था में आ जाएंगी। उसके बाद देखिए इसकी 3 उप अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। पहला इन्होंने जीवित सत्तावाद, दूसरा इन्होंने बहुदेववाद और तीसरा एकेश्वरवाद बताया है। तो जीवित सत्तावाद क्या है, तो जीवित सत्तावाद में बताया है इन्होंने कि जड़ अथवा चेतन वस्तु में जीवन को स्वीकार करना, और ये कब पाया जाता था, तो ये आदिम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये आदिम स्तर में पाया जाता था। दूसरा इन्होंने बहुदेववाद बताया है, अलौकिक विश्वास, अनेक देवी देवताओं में विश्वास।
तो जीवित सत्तावाद में क्या होता था, सिर्फ एक पर विश्वास किया जाता था। बहुत देववाद में बहुत सारे जो है अलौकिक विश्वास किया जाता है। तीसरा जो है एकेश्वरवाद, तो एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, जो कि आज के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत दिनों से हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार क्वेश्चन निकलता है, तो आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था कौन सी है? तो तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था में इन्होंने धार्मिक तथा वैज्ञानिक के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था बताया है। यानी एक तरफ धर्म होता है और दूसरा तरफ विज्ञान होता है, और इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो तात्विक अवस्था कहलाती है। इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में ना होकर के अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, प्रत्यक्षवादी यानी जो तीसरी अवस्था है, तो 19वीं शताब्दी विश्लेषण, अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रत्यक्षवादी यानी जो वैज्ञानिक अवस्था है उसमें की जाती हैं। तो एक इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। दूसरा देखिए, इन्होंने जो विज्ञानों का संस्करण बताया है या वर्गीकरण जो विज्ञानों को बताया है वो क्या है? तो देखिए, विज्ञानों का संस्करण या वर्गीकरण का जो इनका विचार है वो सेंट साइमन से इनको मिला। पॉजिटिव फिलॉसफी में इसका वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो विज्ञानों का संस्करण इन्होंने किसमें किया है? तो पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। यह वर्गीकरण दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, और दूसरा, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, इन्होंने जो बताया है क्रम, तो इन्होंने यम यानी सबसे पहले मैथ, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर तीसरा इन्होंने फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा बायोलॉजी और छठा सोशियोलॉजी बताया है। और अंत में इन्होंने इथोलॉजी को भी जोड़ा था, आचार शास्त्र को। तो इनका कहना था कि ये जितने भी मतलब विषय हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड है, मैथ को छोड़ करके। यानी जो गणित है ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है। गणित के ऊपर डिपेंड है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड है फिजिक्स, फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ऊपर बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर सोशियोलॉजी, और इथोलॉजी इन सभी के ऊपर डिपेंड है। यानी ये देखिए, मैंने लिखा भी है कि मैथ जो है वो स्वतंत्र है, बाकी सब अपने ऊपर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस बताया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कौन डिपेंड है? वो मैथ है, और लास्ट में इन्होंने आचार शास्त्र, इथोलॉजी को भी जोड़ा था। आगे देखिए, इनका दूसरा कॉन्सेप्ट जो है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म का, उसे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता, प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक, यानी प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता इनको माना ही जाता है। और प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक होना। मतलब जो भी चीजें व्यक्ति अपने सेंसेस से देख रहा है सामने, वो चीजें प्रत्यक्ष होती हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जिनका हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, विशेषताएं दी हुई हैं। कुछ निश्चित सामाजिक नियमों का होना, यानी जो प्रत्यक्षवाद होता है उसमें कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। वास्तविक ज्ञान होता है, यानी हम उसे देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, और उसके बाद वैज्ञानिक कार्यप्रणाली होती है। प्रत्यक्ष घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित, यानी प्रत्यक्ष घटित होती है। धर्म एवं विज्ञान का समन्वय, तो प्रत्यक्ष वस्तुएं जो होती हैं वो धर्म एवं विज्ञान का समन्वय होती हैं। और सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन होता है, यानी जो सामाजिक जो प्रत्यक्षवाद में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका हम पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब उसका निरीक्षण परीक्षण कर करके उसका हम दोबारा से निर्माण भी करते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, जे.एस. मिल ने लिखा है, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने जो अपना मानवता के धर्म से संबंधित इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उदाहरण दिया, तो उसी से संबंधित इसने कहा था। अगला पॉइंट है, समाज भी प्रकृति का अंग है, अतः सामाजिक घटनाओं की निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं, अतः समाज को भी वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ये इनका मानना था। आगे देखिए, अगला, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। तो इसे देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, कांट ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है। पहला सोशल स्टैटिक और दूसरा सोशल डायनेमिक, यानी सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। तो देखिए, पहला इन्होंने जो बताया सोशल स्टैटिक्स यानी सामाजिक स्थिति, तो इसे देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, सामाजिक संरचना के समस्त भागों का एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में अध्ययन, यानी समाज की स्थायी संरचना और बाहरी आवरण का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? सामाजिक स्थिति कहलाता है। विषय वस्तु इन्होंने बताया था कि इसमें कौन कौन से विषय वस्तु होते हैं, तो जैसे विवाह हो गया, नातेदारी हो गई, समूह, संस्था, समुदाय,
इन सभी के अंत अंतःक्रिया व अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो सामाजिक स्थिति में किया जाता है, सोशल स्टैटिक्स में। उसके बाद आगे देखिए, सामाजिक गतिकी में क्या किया जाता है? सोशल डायनेमिक में। तो इसमें मानव के विकास एवं प्रगति का अध्ययन, इसके अंतर्गत उन निश्चित नियमों का अध्ययन जिनके अनुसार समाज का क्रमिक विकास एवं परिवर्तन होता है। कांट सामाजिक गति विज्ञान जो है इतिहास से अपने तथ्यों का संकलन करता है, इसीलिए यह इतिहास का विज्ञान है। ये कांट का कहना था। कांट का कहना था कि सामाजिक गति विज्ञान इतिहास से अपने तथ्यों का संकलन करता है, इसीलिए यह इतिहास का विज्ञान है। सामाजिक गति विज्ञान के आधार पर कांट ने 2 निष्कर्ष निकाले थे। तो देखिए, पहला इन्होंने निकाला था कि मूर्त सदैव जीवित पर शासन करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था मनुष्य उत्तरोत्तर धार्मिक होता जाता है, और इसीलिए जो है मिल ने इन्हें क्या कहा था कि सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं, अगस्त काम्टे खुद। अगला जो इनका कॉन्सेप्ट है उसे देखते हैं। तो देखिए, ये हो सकता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आप जो है अगर इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप उसे नोट कर लीजिए, मेन जो पॉइंट है। या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप बता दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला देखिए, मानवता का धर्म, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट है। तो पहला देखिए, रोलिन चैम्पलिन ने अपनी पुस्तक सोशल थॉट में कांट के धर्म संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। ये इतना लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है, कांट के अनुसार मानवता एक परम वास्तविकता है, महामानव एक जीवित ईश्वर है, महामानव को पुजारी बनना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास करना चाहिए, यही मानव का धर्म है। तो ये इनके विचार थे रिलीजन से संबंधित, अगस्त काम्टे के। इनका मानना था कि जो मानव है वही मतलब महामानव एक जीवित ईश्वर है। ऐसा कोई पंडित पुजारी की बात इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने मानव को ही बताया था कि एक महामानव है, और ये विज्ञान के आधार पर इनको जो है प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्ति में विश्वास करना चाहिए। आगे देखिए, अगला पॉइंट, बौद्धिक एकता को स्थापित किए बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है। ये सारे इनके जो है कांट के विचार हैं। अगला है, आत्मस्वार्थ को भूल जाओ, मानवता का धर्म एक नैतिक व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था भी है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से इनको जे.एस. मिल ने कहा था कि ये सबसे कम प्रत्यक्षवादी स्वयं है, क्योंकि यहाँ पे वो लास्ट में आकर के कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धर्म की ही बात करते हैं। अब देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, कांट के अनुसार मानवता की धर्म की सरकार पुरोहित के द्वारा संचालित होगी। ये पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक और कलाकार होंगे। तो जो इनका धर्म का संबंधित कहना है तो यही है कि पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं होंगे बल्कि वैज्ञानिक और कलाकार होंगे, और यही महामानव हैं। अगला है, कांट का मानना है कि मानवता का धर्म प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, शांति, व्यवस्था और प्रगति का ही नहीं बल्कि जन कल्याण और जन सेवा के उच्चतम भावों का मूर्त रूप होगा। अगला पॉइंट है, कांट मानवता के धर्म के एक कट्टर उपासक भी थे। कांट के धर्म को ज्ञान और विज्ञान का व्यवहारिक रूप कह सकते हैं। तो ये इनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे थे। तो ये सारे चीज़ें इनसे संबंधित थी। इनके जो कुछ बुक के नाम है उसे देख लीजिए जो छूटा हुआ है। तो इनका जो एक बुक है उसका नाम है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द, बहुत लंबा नाम है, ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन है, मगर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अगस्त काम्टे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पूछ सकता है। और ये आई थी 1822 में। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ये आई थी 1852 में। ये इनकी पुस्तकें हैं और इनसे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखिए। नोट्स में नहीं ऐड है लेकिन आप जो है सुन सकते हैं और उसे समझ करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए,
कांट जो थे, इनके अनुसार समाज क्या था, तो इन्होंने कहा था कि समाज एक सामूहिक सावयव है, न कि व्यक्तिक सावयव, यानी कि ये समाज को महत्व देते हैं दुर्खीम की तरह, व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक संगठन के विषय में कहा था कि सामाजिक संगठन का आधार जो है वो कार्यों का वितरण और प्रयत्नों का सम्मिलन है। इस विचार को कांट ने जो है अरस्तु से लिया था और इसी आधार पर इन्होंने समाज की सावयवी अवधारणा यानी ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी को इन्होंने दिया था। और इसके अलावा इनका कहना था कि समाज एक समग्रता है जिसका अध्ययन अनेक सामाजिक विज्ञानों में बांट करके नहीं किया जा सकता है। तो ये इन्होंने जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसके विषय में कहा था कि समाज एक समग्रता है जिसका अध्ययन यानी समाजशास्त्र का अध्ययन विषय क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि इसको जो है बांट करके नहीं किया जा सकता है, इसका अध्ययन समग्रता में किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो है स्थिरता समाज में दो विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया की खोज से संबंधित होती है। और अगस्त कांटे जो है ये इनका ये कथन भी है कि समाजशास्त्री जो होते हैं वो आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो ये सब चीज़ें इनसे संबंधित हैं, आप इनके कीवर्ड्स और इनके जो है कथन ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगस्त कांटे हैं तो इनका मानना था कि गांव व नगर जो है इसको इन्होंने समाज के एक अंग के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने गांव एवं नगर को समाज के एक अंग के रूप में स्वीकार किया था। और कांट ने एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसका नाम था दिमागी शुद्धता। इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है। दिमागी शुद्धता, इसे इंग्लिश में सेरेब्रल हाइजीन भी बोलते हैं। हाइजीन की स्पेलिंग सही है कि नहीं बताइएगा। हाइजीन भी बोलते हैं दिमागी शुद्धता। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो अपना मानवता का धर्म दिया था वो किससे प्रेरित था, तो वो क्लोटाइन डी वाक्स करके इनकी एक महिला मित्र थी, उससे प्रेरित करके हो करके इन्होंने दिया था। इसके अलावा कांट ने जो है जैविक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है श्रम विभाजन के माध्यम से समाज, इनका मानना था कि श्रम विभाजन के माध्यम से समाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता जाता है। कांट के अनुसार जो है समाज एक पूर्णता है और इसका अध्ययन अनेक भागों में विभाजित करके नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगस्त कांट से संबंधित थी। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी चीज़ें अगस्त कांटे से संबंधित छूटती हैं, और अगर छूटती हैं, आपको कोई चीज़ें ऐसी हैं पता हैं जो कि इनसे संबंधित हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट या ये सिद्धांत, ये बुक जो है अगस्त कांटे की है और इसे जो है आपने मेंशन नहीं किया है। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन एक वीडियो में अगस्त कांटे से संबंधित सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको जो है अगस्त कांटे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, आप उसे ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ। जो हमारे पीजीटी में थिंकर दिए हुए हैं उसी को अभी हम जो है देखेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम थिंकर के वीडियो दीजिए, थिंकर के वीडियो। तो थिंकर के वीडियो मतलब बहुत सारे मटेरियल हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है तो इसीलिए नहीं आ पाता है। बाकी पीजीटी में जितने भी थिंकर हैं उन्हें हम देखेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।